अपन ने पीटी की वैल्यू लिख ली थी। पीटी की वैल्यू क्या लिखी थी, एक बार वापस देख लेते हैं। पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, बात किसकी हो रही है, सॉल्यूशन की हो रही है। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स मौजूद है, दो। कौन कौन से, ए एंड बी। तो आप मुझे बताइए इस सॉल्यूशन के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो आप मुझे बताइए XB की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस XA। तो XB की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 1 माइनस XA। इस वैल्यू को मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो आप मुझे बताइए एक्सप्रेशन कैसा नजर आएगा, PT इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। XB की जगह क्या लिखूं, 1 माइनस XA लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, देखना कैसे लिखेंगे। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, पी नॉट बी मिल जाएगा, तो मैंने पी नॉट बी एज इट इज लिख दिया। मुझे यहां पर नजर आ रहा है पी नॉट ए एक्स ए एंड माइनस पी नॉट बी एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। एक्स ए कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अपन को यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो ग्राफ यहां पर देख लेते हैं अपन, ड्रॉ करना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे रखा है। मुझे एक बात बताइए, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू 0। मतलब मैं कह सकता हूं जो ग्राफ प्लॉट होगा वो 0 और 1 के बीच में प्लॉट होगा। ठीक है यहां तक। अब इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैं मान चुका हूं कि जो ए की वोलेटिलिटी है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे अपन। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहां पर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना मान लिया, 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने माना है 0, तो मैं बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो सम होता है वो 1 के बराबर। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैंने लिख दिया 1 इस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पर 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पर क्या होगा, 1। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 1 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैंने मान लिया 0। ठीक है, इस ग्राफ को अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा सा लॉजिकली समझें तो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको P' A और P' B की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से आप ये दोनों लाइन प्लॉट कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन की मदद से ये वाली लाइन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि आप लॉजिकली इस ग्राफ को समझें। अगर एक बार लॉजिकली आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो आगे अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं यहां पर ग्राफ की। सबसे पहले मैं मार्क करूंगा एंड पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इस पॉइंट की। मुझे एक बात बताइए, जब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी का मोल फ्रैक्शन 0। इसका मतलब यह है कि कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए मौजूद है। मतलब लिक्विड ए प्योर स्टेट में है और अपन जानते हैं जब लिक्विड ए प्योर स्टेट में है तब वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, P नॉट ए। तो मैंने यहां पर इस पॉइंट के लिए मार्क कर दिया वेपर प्रेशर कितना, P नॉट ए। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया P नॉट ए, ये एंड पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन B क्या है, 0।
मतलब कंटेनर में बी तो है ही नहीं। अगर बी नहीं होगा तो बी के कारण जो वेपर बनेंगे वो भी नहीं होंगे। अगर बी के कारण वेपर ही नहीं बन रहे हैं तो प्रेशर भी नहीं लगेगा, तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। मतलब यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू बी के लिए क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 0 की, इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यह है कि कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड B मौजूद है। अगर कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड B मौजूद है, मतलब मैं कह सकता हूं B के कारण, प्योर B के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो P0B के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मुझे एंड पॉइंट मिल गया P0B। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कंटेनर में A तो है ही नहीं, तो A के कारण वेपर बनेगा नहीं, तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर आएगा नहीं, तो ये एंड पॉइंट A के लिए मार्क हो गया। तो मैंने चारों एंड पॉइंट मार्क कर लिए। अब इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास प्योर लिक्विड A मौजूद है, ये लिक्विड सरफेस है, नीचे लिक्विड A है, ऊपर इसके वेपर्स है। समझ में आ गया होगा। ये क्या है, लिक्विड सरफेस, लिक्विड A का सरफेस है, ये नीचे लिक्विड है, ऊपर क्या है, इसके वेपर्स है। अब मुझे एक बात बताइए, जब प्योर लिक्विड A मौजूद होगा तो मैं कह सकता हूं पूरा लिक्विड सरफेस A के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। अगर पूरा लिक्विड सरफेस A के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे लिक्विड सरफेस से A के वेपर्स बनेंगे। अगर इस पूरे लिक्विड सरफेस से A के वेपर्स बनेंगे तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अब A के मैक्सिमम वेपर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे लिक्विड सरफेस से बन रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर A के जो वेपर्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा बनेंगे, और मैक्सिमम बनेंगे क्योंकि पूरे लिक्विड सरफेस से बन रहे हैं। तो अगर A के वेपर बनेंगे ज्यादा तो प्रेशर भी लगेगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी प्योर लिक्विड A का यहां पर आएगा ज्यादा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, P0A, किसी फिक्स टेम्परेचर पर P0A। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, प्योर लिक्विड A था, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अपन ने अभी तक एंड पॉइंट्स मार्क करे थे, अब अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कर रहे हैं। कैसे मूव करेंगे समझना। प्योर लिक्विड A था, मतलब A का मोल फ्रैक्शन 1, B का मोल फ्रैक्शन 0। सपोज करिए मैंने इस प्योर लिक्विड A में B के मॉलिक्यूल्स मिला दिए, या मैं कह दूं प्योर लिक्विड A में मैंने लिक्विड B मिला दिया। तो आप मुझे बताइए लिक्विड A और लिक्विड B दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि इस पूरे सॉल्यूशन में A और B के मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस लिक्विड सरफेस पर A के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और B के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है। अच्छा, अब समझना, प्योर लिक्विड A था, थोड़ा सा अगर B मिलाऊंगा तो आप मुझे बताइए A के मोल फ्रैक्शन पहले थे 1, अब उससे कम हो जाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है वो इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में A के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, कम। देखो XA 1 है, XA 0 है। अगर मैंने प्योर लिक्विड A में B मिलाया तो A के मोल फ्रैक्शन 1 नहीं रहेंगे, उससे कम हो जाएंगे। पहले B मौजूद ही नहीं था, अब अगर मैं B मिलाऊंगा तो B के कारण अब मोल फ्रैक्शन आएगा। तब आप मुझे बताइए XB यहां पर 0 है, XB यहां पर 1 है, मतलब B के मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। मतलब अब ग्राफ किधर की तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना। अब मैंने A में क्या मिलाया, B मिलाया। लिक्विड सरफेस पर A के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और B के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, लिक्विड सरफेस पर A के मॉलिक्यूल्स भी हैं, B के मॉलिक्यूल्स भी हैं। पहले के रिस्पेक्ट में जब प्योर लिक्विड A मौजूद था
उसके रिस्पेक्ट में अब लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स बढ़े या घटे? ए के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा एरिया बी ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो मैं कह सकता हूं लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स क्या है? कम, पहले के रिस्पेक्ट में। तो मैं कह सकता हूं लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स हैं कम और बी के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हैं पहले के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं अगर लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स हैं कम तो वेपर भी बनेंगे कम, तो प्रेशर भी लगेगा कम, तो वेपर प्रेशर भी निकल कर आएगा कम। किसके रिस्पेक्ट में? जब प्योर लिक्विड ए था। तो जब मैंने थोड़ा सा बी मिलाया तो ए के कारण जो वेपर प्रेशर लग रहा था वो डिक्रीज हो गया। देखिए आप, ये जो कर्व है ये डिक्रीज हो रहा है। मेरी फिंगर टिप को देखना, ये कर्व डिक्रीज हो रहा है। बी की बात करते हैं, इस कर्व की बात करते हैं। मैंने बी मिलाया प्योर लिक्विड में, सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो बी के मॉलिक्यूल्स के कारण भी वेपर बनेगा, उसके कारण भी प्रेशर लगेगा, तो बी के कारण भी वेपर प्रेशर निकल कर आएगा। पहले बी के कारण वेपर प्रेशर कितना था? 0। जैसे ही बी डाला बी के कारण भी वेपर प्रेशर लगेगा, तो कह सकता हूं वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी बी के लिए। तो आप देखिए ये कर्व ऊपर आ रहा है। थोड़ा और बी मिलाऊंगा तो बी के कारण वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, ए के कारण वेपर प्रेशर और कम होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा और बी मिलाने पर सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। अगर सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो ए के कारण वेपर भी बनेंगे कम, तो प्रेशर भी लगेगा कम, तो वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे बी का अमाउंट डालता जाऊंगा तो सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। अगर सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो वेपर भी बनेगा ज्यादा, तो प्रेशर भी लगेगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी निकल कर आ रहा है देखो ज्यादा। ये कब ज्यादा आ रहा है? जब बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं और ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं एक पॉइंट कह सकता हूं कि एक मेरे पास ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब पूरे लिक्विड सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं ए है ही नहीं, अगर सिर्फ बी और बी ही मौजूद है तो मैं कह सकता हूं बी के कारण लगने वाला वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 बी, और ए के कारण कितना हो जाएगा? 0। तो अब अपन ने यहां पर दो लाइन समझ ली, एक तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की, दूसरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की। और अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये वाला कौन सा प्लॉट था? P' A इज इक्वल्स टू P0 A XA। ये वाला कौन सा प्लॉट था? P' B इज इक्वल्स टू P0 B XB। आप खुद देखिए, अगर इस कर्व की बात करूं तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ये ऐसी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। इस कर्व की भी बात करूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन इसका यहां पर हो जाएगा, XB0 यहां पर है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहां पे ऐसे कह दो इस पॉइंट से जाएंगे तो इस पॉइंट से यहां नीचे आ जाएगा कर्व। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की मदद से कर्व ड्रॉ करूं तो आसानी से बन जाएगा, पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ठीक है। अब मुझे किसकी लाइन बनानी है? ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन बनानी है। इसको भी समझ लेते हैं, दोनों तरीके से समझेंगे। अब यहां पे देखिए, ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व, ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का कर्व। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व ड्रॉ करना है। तो मुझे पता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? P' A प्लस P' B। इस चीज को भी समझेंगे। सपोज करो इस पॉइंट पर जब A का मोल फ्रैक्शन इतना है, B का मोल फ्रैक्शन इतना है, इस पॉइंट पर मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूंगा? समझना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो एक बात मुझे बताइए, इस पॉइंट पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इतना हो जाएगा,
ए का कर्व है, इस पॉइंट पर इतना आ जाएगा। इसी पॉइंट पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी मैं कह सकता हूं इतना हो जाएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये रहा क्योंकि ए का कर्व ये रहा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ये रहा क्योंकि बी का कर्व ये रहा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसके बराबर होता है, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ऐड कर लूं, ऐड कैसे करूंगा समझना, दिस प्लस दिस, अगर इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को मैंने यूं उठाया और टप से इसके ऊपर पटक दिया, तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वापस से समझना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, इन दोनों को ऐड करके। तो मैंने क्या करा, इसको यूं उठा दिया और टप से इसके ऊपर पटक दिया, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया इसके रिस्पेक्ट में, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब कॉम्पोजिशन ए और बी का कितना होगा, इतना। तो केमिस्ट ने क्या करा, अलग अलग कॉम्पोजिशन पर ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करे। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन पर जब वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे नजर आएंगे, और जब अपन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यही लाइन कहलाएगी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके बराबर होगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी के। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। एक और पॉइंट के लिए देख लेते हैं, एक और पॉइंट के लिए कैसे देखेंगे, यहीं पर ही देख लेते हैं इस पॉइंट के लिए। अब आप मुझे बताइए, इस पॉइंट के लिए मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व ये रहा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गई वैल्यू इतनी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का कर्व कहां है, ये रहा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ऐड करने का तरीका बता दिया, दिस प्लस दिस करना है, इसको उठाओ टप से और इसके ऊपर टप से पटक दो, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। तो ये मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। मैथमेटिकली समझ आना है तो बहुत आसान है, वो तो बहुत ही आसान है। पीटी कहां पर है, वाई पर। भाई पीटी क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे कौन है, मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया एक्स। एक्स के साथ जो टर्म होती है वो होता है स्लोप एम। इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म्स होंगी वो हो जाएगा इंटरसेप्ट सी। अब आप मुझे बताइए, जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कितना, पी नॉट बी के बराबर है। इंटरसेप्ट आ गया पी नॉट बी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नजर आ रही है, स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सर कैसे पता लगा है, तो याद करो मैंने आपको बताया था, मैं ये ग्राफ ये मान के चल रहा हूं कि पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा। तो पी नॉट ए है ज्यादा, पी नॉट बी है कम, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन उठेगी, देखो उठ रही है। बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट कब आएगा, तो आप क्या करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो आपको ये एंड पॉइंट मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, ये 1 हो गई, तो ये एक्सप्रेशन क्या रह गया, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। पी नॉट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी टी किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। तो ये एंड पॉइंट भी आ गया। मैथमेटिकली तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कर्व, पर मैं चाहता था आपको इस कर्व की अंडरस्टैंडिंग भी हो।
यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? इसी में अपन डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ रखा है, एक बार वापस से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब अगर मैं यहां पर वेपर फेज की बात करूं या गैसियस मिक्सचर की बात करूं तो मुझे पता है यहां पर ए के भी गैसियस वेपर्स होंगे और बी के भी गैसियस वेपर्स होंगे। तो अगर मैं ए और बी के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस सबसे पहले लगा रहे हैं ए के लिए, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं? पी डैश ए से। रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज। ये मैंने मान लिया YA। ये YA क्या है इसको समझते हैं। YA बेसिकली A के मोल फ्रैक्शन है जो गैसेस मिक्सचर में है या वेपर मिक्सचर में मौजूद है। YB क्या है? B के मोल फ्रैक्शन है जो वेपर मिक्सचर या गैसियस मिक्सचर में मौजूद है। तो YA YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन गैसियस मिक्सचर। अच्छा, XA और XB भी मैंने आपको बताया था। XA XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर A के लिए लगाऊं तो मैंने क्या लिखा था? P डैश A इज इक्वल्स टू YA इंटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर PT। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूला B के लिए अप्लाई करूं तो B के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस P डैश B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज कितना माना? YB इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन PT से। तो यहां पर मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 किसकी मदद से आई? डाल्टन की मदद से। इक्वेशन नंबर 1 किसकी मदद से आई? रॉल्ड्स की मदद से। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, XA और XB ये मेरे पे डिपेंड करते हैं कि मैं A और B को इनिशियली कितना मिलाता हूं, कितना मिक्स करता हूं। XA XB मोल फ्रैक्शन है A और B के, जब अपन ने इनको इनिशियली मिलाया। इनिशियली जिस मोल फ्रैक्शन में मिलाऊंगा वो होगा XA और XB। ठीक है, कुछ देर बाद मुझे पता है ये क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। वेपर्स प्रेशर लगाएंगे तो उन वेपर्स के प्रेशर के कारण वेपर प्रेशर आएगा और उस वेपर प्रेशर को मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B बोलता हूं। मुझे एक बात बताइए, XA और XB मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि मैं इनको मिक्स कितना कर रहा हूं। क्या XA की वैल्यू YA के बराबर हो सकती है? क्या XB की वैल्यू YB के बराबर हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? समझना। मुझे पता है यहां पर जो वेपर बनेंगे, लिक्विड A के जो वेपर बनेंगे वो दो बातों पे डिपेंड करेंगे कि A का अमाउंट यहां पर कितना है, साथ ही साथ A की वोलेटिलिटी कितनी है। B के जो वेपर्स बनेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि B का अमाउंट कितना है, साथ ही साथ B की वोलेटिलिटी कितनी है। इस चीज के बारे में अपन ने बात करी थी। तो XA और XB मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना लेता हूं। YA और YB इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड A और लिक्विड B के उड़ने की टेंडेंसी कैसी है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं XA की वैल्यू YA के बराबर नहीं हो सकती, XB की वैल्यू YB के बराबर नहीं हो सकती। एक स्पेशल केस होता है जहां पर XA YA के बराबर होता है, XB YB के बराबर होता है, और उस स्पेशल मिक्सचर को अपन बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, XA की वैल्यू YA के बराबर नहीं होगी, XB की वैल्यू YB के बराबर नहीं होगी।
अब आपको एग्जामिनर YA और YB कैलकुलेट करने को बोल दे तो अपन कैलकुलेट किसकी मदद से करेंगे? डाल्टन्स लॉ की मदद से करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब रॉल्स लॉ की बात करूं तो रॉल्स लॉ की मदद से मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी आ रहा था। डाल्टन्स लॉ की बात करूं तो डाल्टन्स लॉ की मदद से भी मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी आ रहा था। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन कैसा नजर आएगा? सबसे पहले लिखेंगे ए के लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, किसके अकॉर्डिंग लिखा? रॉल्स के अकॉर्डिंग, इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी, किसके अकॉर्डिंग लिखा? डाल्टन के अकॉर्डिंग। अगर बी की बात करूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स पी, किसके अकॉर्डिंग लिखा? रॉल्स के अकॉर्डिंग, इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टी, किसके अकॉर्डिंग लिखा? डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो जब मैं 1 और 2 को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, इस एक्सप्रेशन की वैलिडिटी भी देख लेते हैं एक बार। मुझे पता है टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है सॉल्यूशन का? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को मैंने लिख दिया वाई ए पी टी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को मैंने लिख दिया वाई बी पी टी। साफ साफ नजर आ रहा है पीटी पीटी कॉमन है, तो मैंने लिख लिया पीटी इज इक्वल्स टू पीटी इंटू वाई ए प्लस वाई बी। और अपन जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सचर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। पीटी इज इक्वल्स टू पीटी आ गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे, वाई ए वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। क्लियर है? और ये बहुत ही भयंकर एप्लीकेशन है यहां पर इसकी, समझना इसको। प्रैक्टिकली मुझे पता है कि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, पर कुछ टाइम बाद ए के कितने वेपर बनेंगे, बी के कितने वेपर बनेंगे, ये मैं आसानी से इस एक्सप्रेशन की मदद से फाइंड कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां पर जाके केस 1 खत्म होता है रॉल्स लॉ का। केस 1 क्या था? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को?